हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए सेट नंबर 324XA का नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब तक की वीडियो में दोस्तों हमने इस सेट के क्वेश्चन नंबर 5 का तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था और आज इस वीडियो में हम इससे आगे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी कि 5 खा हमें सिद्ध करवा रहा है दोस्तों कि ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हमारे पास ये है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ली और जी फॉर डिटरमिनेंट कह सकते हैं या हम इसको डेल्टा से भी शो कर सकते हैं, जो मर्जी आए कर सकते हैं। तो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a और b c a b, राइट। ए हम आसान तरीका ये है दोस्तों, ये हो गया C1 C2 C3। अगर हम C1 को चेंज कर लें C1 प्लस C3 में तो ये A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। कैसे देखिए, सब इधर आ रहे हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी प्लस A, तो क्रम से लिखना है A प्लस बी प्लस सी, C प्लस A प्लस B, तो वही A प्लस बी प्लस सी और ये B C A एज इट इज और ये C A B भी एज इट इज, राइट। अब A प्लस बी प्लस सी इस पूरे कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं दोस्तों। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स यानी सारणिक और आव्यूह की यही थोड़ा सा एक अंतर भी है। को आव्यूह में जो आव्यूह मैट्रिक्स होती थी उसमें से प्रत्येक एलिमेंट में अंदर गुणा होती थी और कॉमन भी सब में से आता था। तो लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में से या तो कॉमन आएगा या मल्टीप्लाई होगी। तो एक कॉलम में से हम कॉमन ले रहे हैं डायरेक्ट, राइट। इधर लिखते हैं इट विल कम आउट 1 1 1 और ये हो गया BCA CAB। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर सारे रो कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट के मान में। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। A प्लस बी प्लस सी, पहला कॉलम है तो पहली रो 1 1 1, दूसरा कॉलम दूसरी रो BCA और CAB। देखिए हम अगर चाहें तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन और इजी करने के लिए हम यहाँ 0 बना लेंगे तो और आसान हो जाएगा। फिर थर्ड को आराम से खोल देंगे। तो यानी C1 को चेंज कर लो, C1 माइनस C2, चाहे इसमें से घटा लो चाहे इसमें से, एक ही बात है। एंड C2 को चेंज कर लो, C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। ये इधर माइनस कर रहे हैं, ये इधर माइनस कर रहे हैं, चिन्ह तौर पर आप बना भी सकते हैं अपना समझने के लिए। तो ये हो गया 0, इधर हो गया B माइनस सी, C माइनस A, 0 C माइनस A माइनस B और ये 1 A B। तो देखिए इससे नेक्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ दिखाते हैं A प्लस बी प्लस सी एज इट इज और इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 0 वाला 0 खोलेंगे, मतलब यहाँ अंदर कुछ भी लिखेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1 वाला ओपन कर रहे हैं, यानी कि ये इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से B माइनस सी की A माइनस बी में, B माइनस सी की A माइनस बी में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान, C माइनस A का होल स्क्वायर। ये आ गया, ठीक। तो ये आएगा दोस्तों A प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास B माइनस सी, A माइनस बी और C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में A प्लस बी प्लस सी और ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई AB माइनस का B स्क्वायर माइनस का AC प्लस का BC माइनस का C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस प्लस 2CA या AC। ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी और AB प्लस BC, यहाँ से एक घट के ये आएगा प्लस CA माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। दोस्तों जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई आपको हम दे रहे हैं DYS डू योर सेल्फ, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट आपका जो आंसर है वही आएगा प्रूफ होकर, जो हमें प्रूफ करना है। क्या 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस का CQ। ये आपके लिए होमवर्क है, डू योर सेल्फ। कोड वर्ड हमारा DYS, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इधर लिख देंगे सो का साइन, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ब्रैकेट बंद, वही, और ये प्रूव। ठीक, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंटीग्रल में है और ये गा पार्ट सिद्ध कराना है, यानी सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट सिद्ध करा रहा है दोस्तों क्या कि इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट के अंदर cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x dx इज इक्वल टू π/4। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू, माना आई इज इक्वल टू 0 to π/2 और cot x अपॉन 1 प्लस का अंडर रूट cot x dx। ठीक है, इसको रफ करते हैं पहले। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आसान तरीका दोस्तों यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने से पहले इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इजी कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस अपॉन साइन अपॉन dx, राइट। इसका नेक्स्ट स्टेप इधर इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये एलसीएम लेके एलसीएम वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप बनेगा हमारे पास cos x, एलसीएम यहाँ जाएगा sin x प्लस अंडर रूट cos x और एलसीएम जो हमने अंडर रूट साइनस लिया है वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब ये आई चल रहा है, इसको हमने कह दी क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं इसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। कौन सी वाली? इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a माइनस x dx। प्रॉपर्टी को लिख के दिखाएंगे, प्रगुण नंबर 1 2 3 कोई नाम नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इसको लिख के दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखना है बल्कि ये लिखना प्रॉपर्टी की होती है। ऐसे लिख देते हैं कुछ बच्चे प्रगुण 3 से 4 से, वो नहीं चलेगा दोस्तों, ये लिखना है। ठीक है, लगाते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लगाते ही cos 90 माइनस थीटा लगा के दिखा देते हैं। चलिए, cos 90 माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स प्लस cos 90 माइनस एक्स dx, राइट। तो ये आ गया दोस्तों 0 to π/2 और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हाँ यस साइन एक्स विद अंडर रूट, और ये हो गया साइन cos x और प्लस अंडर रूट साइन एक्स, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स। एक जैसा करने के लिए साइन प्लस cos एक जैसा कर लिया, तो 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स विद रूट प्लस cos x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ एडिंग, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण लिख देंगे 1 व 2 को जोड़ने पर हमने शॉर्टकट में 1 + 2 कर दिया है। तो इसको रफ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ गया दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड में तो हो गया हमारे पास 2i 0 to π/2 एज इट इज, एलसीएम दोनों का सेम है। तो ऊपर बचा हमारे पास cos x प्लस का रूट साइन एक्स, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। राइट, ये स्टेप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। डेफिनेट इंटीग्रल बार बार यूज होता है और इसलिए कैंसिल हो गया। क्या बचा दोस्तों? इंटीग्रल 0 to π/2 1 बचा dx, और 1 का होता है हमारे पास इंटीग्रल x, लिमिट लगा दी 0 to π/2। ठीक, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से π/2 हो गया। चल जाए 2i प्लस दैट, सो i जो हमने माना था वो आ गया π/4। यही हमें दोस्तों प्रूव करना था। प्रूव इक्वल टू राइट हैंड साइड लगा देंगे या ऐसे लिख देंगे आगे इक्वल टू राइट, या प्रूव कर दीजिए खाली। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर नहीं लिए तो आप डायरेक्ट प्रूव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आई मान लिया इसको। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं घा पार्ट पर। तो घा पार्ट भी थोड़ा लेंथी है, इसको हम यहाँ से दिखाएंगे। अब इसका दोस्तों घा पार्ट, दो वक्रों को समीकरण के रखे हैं और दिया है यदि दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो हमें दिखाना है ये। तो एक इसका मतलब ये होगा कि इस वक्र की प्रमणता निकालना है, m1 कह देंगे, इसकी प्रमणता निकालेंगे m2 कह देंगे, और m1 m2 = -1 लगा देंगे। वो दिया हुआ है, अगर लंबवत काटने तो हमें प्रूफ करना है
कि 3k इज इक्वल टू 1। ओके, तो समीकरण 1 से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वक्र का समीकरण है, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड अपॉन dx 3x स्क्वायर, इसकी पहले की प्रवणता होगी यानी कि m1 डिवाइड अपॉन डी, इसको प्रवणता कहते हैं, ये होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यानी इसी प्रकार समीकरण 2 से हिंदी में लिख सकते हैं, ये फ्रॉम 2 हो गया, ये हिंदी में समीकरण 2 से, तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और के का 0। तो दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, और यहाँ से डिवाइड अपॉन डी का मान हो गया 3x स्क्वायर, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, फर्स्ट वाली। तो लिखेंगे, यहाँ से भी प्रवणता निकालनी है हमें, तो ये डिवाइड अपॉन डी का मान निकालना है, तो ये हो गया डिवाइड अपॉन डी इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स। इस डिवाइड अपॉन डी को m2 कह दिया क्योंकि दूसरी रेखा के लिए है, माइनस का y अपॉन एक्स। अब यहाँ से जो y है फ्रॉम 2, यहाँ से y निकालेंगे तो k अपॉन एक्स, तो इट कम्स आउट टू बी m2 इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है कि दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत पर काटते हैं, है ना, दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत पर काटते हैं। तब सिद्ध करना 3k इज इक्वल टू 1, तो लंबवत पर काटते हैं तो इसका मतलब m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। m1 का मान कितना है 3x स्क्वायर, इंटू m2 का मान कितना है माइनस का k अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो यानी देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करा रहा है। तो दोस्तों यही प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक, अब हम इसका चलते हैं लास्ट पार्ट पर, अभी एक और है, सेकंड लास्ट पार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों इसका ये वाला नेक्स्ट पार्ट आना खाली है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, तो दो रेखाओं के समीकरण वेक्टर फॉर्म में दिए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले पता ये करेंगे हम कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं है। इसे पहचानने का आसान तरीका क्या है, देखिए दो रेखाओं के समीकरण, नोट में रेखाओं के समीकरण, या ऊपर लिख देंगे हम जानते हैं कि रेखाओं के समीकरण दो होते हैं, क्या a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 एंड a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2, म्यू टाइम्स कोई और अचर नंबर ले लेंगे। यदि b1 और b2 दोनों इक्वल हैं, ये अगर ये दोनों मान इक्वल हैं, तब रेखाएं समांतर होंगी तथा उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी कैसी होगी, बीच की दूरी जो होगी d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ में, ठीक, क्रॉस b1 b2 कोई सा भी एक ले लेंगे क्योंकि b1 b2 बराबर b वेक्टर हो गया। जब अगर ये दोनों बराबर हैं यानी कि b के कोई एक मान के हो गया, तो ये इन दोनों का b अपॉन b का मापांक, यानी कि या तो b1 ले लो तो b1 का मापांक, b2 ले लो ये b2 का मापांक, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये तो एक कंडीशन हो गई ये वाली, ठीक। दूसरी कंडीशन है यदि रेखाएं यदि b1 इज नॉट इक्वल टू b2, उसने तो ये कहा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए।
उसने ये नहीं कहा कि ये समांतर है असमांतर है, समांतर हैं तब भी असमांतर हैं तब भी। अभी दोनों असमांतर में कैसे बीच की दूरी निकालेंगे? आप सोचेंगे कि असमांतर तो ऐसा होता है कि बीच की दूरी यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ हो, क्योंकि असमांतर की रेखाएं फैलती चली जाती है इस टाइप में, तो ये तो कम हो जाएंगी। तो यहाँ बीच की दूरी कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ तो खत्म हो जाएगी, यहाँ अनंत होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर असमांतर होंगी तो ऐसा होगा, तो फिर इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ये चीज़ हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले उसने ये कहा है कि ये समांतर हो या असमांतर हो, इनके बीच की दूरी बताइए आप, ठीक है। तो इसको पहले पहचानने का तरीका मैं थोड़ा सा क्या करना, फंडामेंटल बेस आपको बता रहे हैं। यदि ये बराबर नहीं है तब रेखाएं असमांतर होंगी तथा उनके बीच की दूरी जो d होगी वो क्या होगी, a2 माइनस a1 तो रहेगी, ठीक। डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ और अपॉन में इसी का नीचे मापांक। ये तो इनके बीच की दूरी इस फॉर्मूले से आएगी। अब बात ये आती है कि समांतर रेखाएं होती हैं तो बीच की दूरी समझ में आती है कि समांतर रेखाएं होंगी तो सीधी सीधी होंगी, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, बीच की दूरी सब जगह सेम रहेगी। लेकिन असमांतर के बीच की दूरी कैसे होगी? तो दोस्तों असमांतर होंगी अर्थात बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों हो गई विषम तलीय, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं हम इसे, एक तलीय और एक तलीय। एक रेखा तो इस तल पर पड़ी है और ये दोनों तल एक दूसरे के समांतर हैं, और एक रेखा ऐसा पड़ी है, आप देख सकते हैं। ये तल दोनों का समांतर है तो रेखाएं अभी असमांतर भी होंगी तब भी इनके बीच की दूरी निकल सकती है, क्योंकि तल तो दोनों समांतर हैं। अभी विषम तलीय होगी, रेखाएं असमांतर लेकिन इनके बीच की दूरी निकलेगी क्योंकि विषम तलीय स्थिति होगी। इसका मतलब ये हुआ असमांतर होंगी तो यानी विषम तलीय, यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में विषम तलीय, यानी ये अलग अलग तल पर हुई हैं और ये समतलीय एक ही तल पर हो सकती हैं, एक तल पर भी हो सकती हैं, दो तल पर हो सकती हैं, लेकिन ये एक ही तल पर होंगी क्योंकि समांतर होंगे। अब यहाँ चेक करना हमें कि ये जो B है ये A1 ये A2 ये B1 ये B2, ये कैसे कैसे हैं। यहाँ एग्जाम में आप भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके यादगार के लिए हमने बता भी दिया है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ सही से लिखेंगे, बीच में हमारे पास प्लस होता है तो यहाँ प्लस बना लेंगे, तो यहाँ कंपेयर करेंगे A1 कितना है I प्लस 2J प्लस K, और B1 कितना है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि बीच में हमें प्लस लेना है, यहाँ प्लस बनाना, तो माइनस I प्लस J और माइनस K एंड A2 हमारे पास 2I माइनस J माइनस K, 2I माइनस J माइनस K एंड B2 हमारे पास कितना है, ऑलरेडी यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं करना है, 2I प्लस J प्लस 2K, 2I प्लस 2J सॉरी 2I प्लस J और प्लस 2K। अब यहाँ देखते हैं B1 B2 सेम है या नहीं है। यहाँ B1 और B2 सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू B2, यानी रेखाएं विषम तलीय हो गई। विषम तलीय और विषम तलीय का फॉर्मूला फिर ये लगाना है, इसके लिए हमें दिखाते हैं आपको, समांतर नहीं है तो इसके लिए हमें निकालना है A2 माइनस A1 और ये सारी चीजें, तो लिख लेते हैं। तब A2 माइनस A1 हम निकालें तो वही 2 में से 1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ A2 माइनस A1 की वैल्यू रख के और जैसे आराम से करते हैं वैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 में से 1 लेस, 2 में से 1 I माइनस 3J और ये माइनस 2K, ये आ गया, ठीक। अब तथा B1 क्रॉस B2 हम निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास I J और K, और B1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं B1 की वैल्यू,
-1 +1, सॉरी बहुत ये गलती हो जाती है दोस्तों, मैंने माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करी है, माइनस अंदर -1 +j और -k, क्योंकि अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करी है। अब आया सही, -1 +j -k, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा आप, तो ये बनेगा -1 +1 और -1, ठीक। और B2 हमारे पास है 212, इसे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 2 हमारे पास यहां से मिलेगा 212, बिल्कुल ठीक है। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वही i - j + k, यानी कि इस पर हल्के से कट हो गई, i j के हमने यहाँ लिख दिए। अब i के नीचे लिखना है तो हल्के से लानी है i j, पहले इधर से मल्टीप्लाई, यानी 2 -+1, और ऐसे ही इधर आएगी -2 +2, और फिर इधर -1 -2, तो इधर आ गया 3i, कट गया 0, तो 0j माइनस कर लो, ये 0 को प्लस कर लो, एक ही बात है, 0j माइनस का 3k, ठीक। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। तो रूट आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 0 तो 0 हो ही गए, ये आ गया 0 + 9, 9 9 18, √18, यानी कि 3√2, ठीक। अतः अब लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, अतः दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, यानी समीकरण 1 माना हमने, तो अतः दोनों रेखाओं के क्या बीच की दूरी, कैसे निकलेगी, समीकरण 1 से, यानी कि फॉर्मूला D = लगाते हैं फॉर्मूला A2 - A1, A2 - A1 है i - 3j माइनस का 2k, डॉट प्रोडक्ट करना है, इससे 3i 0j 3i + 0j और -3k, और नीचे इसका मापांक की वैल्यू है वो कितनी है, 3√2, ओके, ठीक। ये हो जाएगा i की i से 3, ये 0 हो गया j की j से, और +3 दूनी 6, 3√2, ठीक। इसको रफ करते हैं, देखिए, तो ऊपर बन गया हमारे पास 9, 3√2, 3 3 9, तो ये हो गया 3/√2, ये इनके बीच की दूरी आ गई। तो दोस्तों इनके बीच की दूरी, ये आंसर हो गया हमारे पास 3/√2। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों लास्ट पार्ट 5 का, यानी 4, इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन रखी है और उसको हल करा रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, समघात समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, इसके लिए हम x इधर भेजेंगे, y/x -x कैंसिल हो गया, x² y/x, ठीक। ये होमोजेनियस विच इज है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हिंदी में लिखेंगे एक समघात समीकरण है। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां से है ये, ठीक है। तो समघात समीकरण के लिए हम लेट करते हैं, सो लेट आते हैं, माना y = vx, v भी x का फंक्शन है, और यहां से dy/dx निकालते हैं और समीकरण 1 में रख देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड, यह मान, या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में यानी यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास v, तब इंग्लिश में लिखेंगे v गेट x dv/dx विल इक्वल टू y की जगह vx/x। समघात समीकरण की खास बात होती है कि राइट हैंड से सारे x के पास ऊपर नीचे के कॉमन लेके कैंसिल हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है x, ठीक। देखिए ये आ गया माइनस का, देखिए ये कैंसिल यहाँ हो गया और ये कैंसिल हो गया, v में इक्वेशन बनती है,
v माइनस कॉस स्क्वायर v, ये भी कैंसिल। यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर v वाले एक तरफ, x वाले इधर, माइनस का। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग, सिर्फ इंटीग्रेटिंग, विद रेस्पेक्ट टू नहीं लिखेंगे इसमें, डिफरेंस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग बस समाकलन करने पर, क्योंकि एक तरफ कुछ और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, दूसरी तरफ कोई और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए हम इसको केवल इंटीग्रेटिंग लिख देते हैं, तो यानी इंटीग्रल का साइन लेने पर। तो देखो 1 cos स्क्वायर है, यहीं पर हम इसको एक स्टेप में चलेंगे, सेक स्क्वायर लिख लिया, 1 cos स्क्वायर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, यानी हो गया tan v, और ये हो गया माइनस का log x प्लस कॉन्स्टेंट c। log c भी जोड़ सकते हैं और खाली c भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि y की जगह हमने रखा है vx, तो यहाँ से v निकालेंगे तो y अपॉन x, यहाँ रख देंगे tan y अपॉन x, tan v y अपॉन x, ओके, इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, log x इधर को आ गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास log x प्लस tan y अपॉन x इक्वल टू c, या tan y अपॉन x प्लस log x, आगे पीछे भी हो सकता है, और यही दोस्तों हमारे पास आंसर हो गया। लिखेंगे जो कि अभिष्ट हल है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हल है, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई क्रम के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द से हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।